कहानी की शुरुआत में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जिंगजुई होता है। वह एक राज्य की राजकुमारी होती है। जो भी राजकुमारी के खिलाफ जाता उसके कंधे पर एक निशान बनाकर उसे श्राप दे दिया जाता था। जिसे भी यह श्राप दिया जाता वह सिर्फ 40 साल ही जीता, इससे ज़्यादा नहीं जी पाता था। और इतना ही नहीं, यह श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता था। इसलिए जो भी इस श्राप से श्रापित होता वह सिर्फ 2 चीज़ें ही ढूंढता, ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टोल और मू चेन और। जानकारों के मुताबिक जब ये दोनों चीज़ें मिलाई जाती हैं तो श्राप से मुक्ति मिलती है। ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टोर का दूसरा हिस्सा बताता है कि मू चेन और को कैसे खोजना है, जिसे एक आदमी पढ़ रहा होता है जिसका नाम प्रोफेसर श्रीलियोंग होता है। प्रोफेसर श्रीलियोंग और हुबाई दरअसल उस जगह को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां मू चेन और होता है, और बहुत देर की कोशिश के बाद इन्हें पता लगता है कि वह जगह यूनान है। तभी हुबाई प्रोफेसर श्रीलियोंग से कहता है कि हमें यूनान जाने से पहले अच्छे से पता कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ भीड़ और 2 आदमियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम फेडी और दूसरे का नाम गोल्टूर होता है। ये सभी भीड़ यहाँ ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टोर को देखने के लिए आई होती है। गोल्टूर कहता है कि हमारे पास ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टोर है तो, लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है कि क्यों नहीं दिखा सकते। इतना कहकर लोग इनके ऊपर अपना सामान फेंकने लगते हैं। तभी एक आदमी घंटे बजाता है और कहता है कि रुक जाओ, मिस्टर जो आ रहे हैं, और सभी रुक जाते हैं। मिस्टर जो आकर फेडी और गोल्टूर से कहते हैं कि तुम दोनों इनको अपनी पीठ दिखाओ। वह दोनों अपनी पीठ दिखाते हैं। दरअसल वह दोनों भी इस श्राप से श्रापित होते हैं। मिस्टर जो कहते हैं कि जिसे भी ये श्राप मिलता वह 40 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता, और मिस्टर जो बताते हैं कि ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टोर दिखाने या बेचने की चीज़ नहीं बल्कि ज़िंदगियाँ बचाने की चीज़ है। इसके बाद प्रोफेसर श्रीलियोंग को दिखाया जाता है। वह कहते हैं कि जितना उनको पता था उन्होंने बता दिया, अब आगे की बात कोई मास्टर ही बता सकता है। तभी हुबाई प्रोफेसर से कहता है कि आपके अलावा ऐसा कौन है जो इसके बारे में इतना कुछ जानता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम श्योरली होता है, और वह कहती है कि मिस्टर जो को कोई ऐसा मिल गया है जो हमारी मदद कर सकता है। अगले दिन ये सभी उस आदमी से मिलने पहुँच जाते हैं। दरअसल वह एक पागल खाने पहुँचते हैं क्योंकि वह आदमी अब पागल हो चुका है और पागल खाने में रहता है। श्योरली उस आदमी से वहाँ जाने का रास्ता उसके बारे में पूछती है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मौत के मुंह में मत जाओ। इसके बाद काफ़ी देर तक उनके बीच बातें होती हैं। अगले दिन ये सभी उस जगह को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ता ख़राब होने की वजह से इनकी बस खाई में गिरने से बाल बाल बचती है। ये सभी नीचे उतरकर फिर पैदल चलने लगते हैं, और कुछ देर के बाद ये सब एक घर में पहुँचते हैं। उस घर को देखकर हुबाई खुश हो जाता है। दरअसल उस घर की मालकिन को हुबाई जानता होता है। ये सभी अंदर जाते हैं और वहाँ चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हुबाई उस घर की मालकिन से पूछता है कि तुम ड्रैगन माउंटेन जाने का रास्ता बता सकती हो। तब वह कहती है कि वह रास्ता काफ़ी समय से वीरान पड़ा है। तब हुबाई कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकती हो। वह कहती है कि मेरी बेटी कोंक्यू तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी। रात को ये सभी घर से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तब ये देखते हैं कि बाहर कुछ चमकते हुए कीड़े उड़ रहे होते हैं। जैसे ही फेडी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है उसका हाथ जल जाता है। तब कोंक्यू इनको बताती है कि ये फायरफ्लाइज हैं। जैसे ही कोई इनको छूने की कोशिश करता है ये जल जाते हैं। इसके बाद कोंक्यू इन्हें फायरफ्लाइज के राजा दिखाती है। दरअसल कोंक्यू ने फायरफ्लाइज के राजा को एक बोतल में बंद करा होता है। कोंक्यू इन्हें बताती है कि अगर किसी वजह से फायरफ्लाइज का राजा मर जाए तो सभी फायरफ्लाइज अपने राजा के पास आकर जल जाएंगी और मर जाएंगी। अगले दिन सुबह कोंक्यू इनको ड्रैगन माउंटेन के रास्ते तक लेकर जाती है। ड्रैगन माउंटेन का रास्ता एक नदी से होकर जाता है। ये सभी नाव बनाकर उस पर तैरने लगते हैं। तभी लिंगलोंग कहती है कि उसे फायरफ्लाइज की याद आ रही है। तभी फेडी उसे फायरफ्लाइज का राजा दिखाता है। दरअसल वह उसे वहाँ से चुरा लाता है। तभी गोल्टूर को नदी में मछली दिखती है। वह उस मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ नदी में डालता है वह उसे काट लेती है। तभी श्योरली ने बताती है कि यह मांस खाने वाली मछलियाँ हैं, यह बहुत खतरनाक होती हैं। अगर इनको एक बार खून की बू आ जाए तो ये फिर हमला कर देती हैं। श्योरली इतना कहती है कि मछलियाँ इन पर हमला कर देती हैं। जैसे तैसे करके ये वहाँ से निकल जाते हैं, और कुछ दूर चलने के बाद ये एक झरने से गिरते हुए एक झील में निकलते हैं। इसके बाद ये सभी एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक छिपकली इन पर हमला कर देती है। ये सब उस छिपकली से बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। बाद में उस छिपकली से बचने के लिए ये सभी एक खाई में कूद जाते हैं। बदकिस्मती से वहाँ बहुत सारी छिपकलियाँ होती हैं, और एक बार फिर से यह अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। भागते भागते यह एक खाई के पास पहुँचते हैं। उस खाई को पार करने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ से गुजरना होता है। ये सभी उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन छिपकलियाँ भी इनके पीछे पीछे उस पेड़ पर चढ़ने लगती हैं। जब हुबाई यह सब देखता है तो वह रुक जाता है और पेड़ को तोड़ने लगता है। हुबाई को छोड़कर सभी खाई पार कर लेते हैं। हुबाई जैसे ही पेड़ को तोड़ता है तो सारी छिपकलियाँ खाई में गिर जाती हैं,
और हुबाई भी जल्दी से खाई के दूसरी ओर कूद जाता है। इसके बाद ये एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वह आइलैंड बहुत सुंदर होता है। ये सभी उसी आइलैंड पर रात गुजारते हैं। उस आइलैंड पर एक तालाब होता है और सभी उसमें नहाते भी और सुबह उठते ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये सभी एक खाड़ी में पहुंचते हैं जहां इनका सामना एक केकड़े से होता है। बहुत देर तक लड़ाई के बाद ये केकड़े को जख्मी कर देते हैं। केकड़ा जख्मी होने के बाद झील में भागने लगता है। तब प्रोफेसर कहते हैं अगर यह झील के पानी में उतर गया तो दोबारा से ठीक हो जाएगा। तभी हुबाई भी झील में कूद जाता है और तब यह देखता है कि उस झील में वह मांसाहारी मछलियाँ भी होती हैं। तब इसको याद आता है कि अगर इनको खून की बू आ जाए तो यह किसी को नहीं छोड़ती। इतना सोचकर यह केकड़े की टांग काट देता है। खून की बू आते ही मांसाहारी मछलियाँ केकड़े को खा जाती हैं और हुबाई जल्दी से बाहर आ जाता है। और इसके बाद दिखाते हैं कि केकड़े से लड़ाई में लिंगलोंग जख्मी हो जाती है और मर जाती है। इसके बाद ये सभी लिंगलोंग के शरीर को एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर उसे गुफा की ओर बहाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि हमें अगर जिंदा रहना है तो लौट जाना चाहिए। शर्ली भी यही कहती है कि हमें लौट जाना चाहिए और फेडी भी यही कहता है कि मैं लिंगलोंग को घर ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद सभी घर जाने के लिए अपना अपना हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन हुबाई इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और हुबाई कहता है कि मैं नहीं लौटूंगा, तुमको जाना है तो जाओ। इसके बाद वह अपनी पीठ पर निशान को प्रोफेसर को दिखाता है। वह कहता है कि आखिर हमारी गलती क्या है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने निशान दिया, उससे कहना चाहता हूँ इसे वापस ले ले। इतना कहकर वह जाने लगता है। तभी शर्ली उसे रोक लेती है और हुबाई से कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। इसके बाद फेडी और गोल्टूर भी हुबाई के साथ जाने का फैसला करते हैं। ये सब दिखाने के बाद प्रोफेसर कोफिन के साथ गुफा की तरफ चले जाते हैं और वो चारों आगे बढ़ते हुए 3 सदियों वाले पुल को पार करते हैं। हुबाई को मू चैन और नज़र आता है। इसके बाद अजीब तरह के बिच्छू इन पर हमला करने लगते हैं। ये उन बिच्छुओं से लड़ते हैं, उन्हें मारते हैं। इसके बीच में हुबाई उस मू चैन ओन को जाकर छू लेता है। मू चैन को छूते ही सारे बिच्छू भाग जाते हैं और बड़ी बड़ी घंटियाँ बजने लगती हैं और वह जगह जहाँ मू चैन ओन रखा होता है वह टूटने लगती है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा सांप दिखाया जाता है जिसका नाम स्नेक किंग होता है। शर्ली कहती है कि इसकी आंखों में मत देखना और इसके बाद वह सभी स्नेक किंग को ललकारते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। स्नेक किंग भी उन पर हमला करता है लेकिन वह कूद जाते हैं। स्नेक किंग उन पर दोबारा हमला करता है। इस बार फेडी का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। उस पर एक बड़ा सा खंबा गिर रहा होता है लेकिन हुबाई उसे बचा लेता है। इस सभी के बीच में फेडी की जेब से वह बोतल निकल जाती है जिसमें फायरफ्लाइज का राजा बंद होता है। वह बोतल थोड़ी सी फूट जाती है जिससे राजा फायरफ्लाइज से संपर्क बना लेता है। सभी फायरफ्लाइज अपने राजा की तरफ तेजी से उड़ने लगते हैं और उस जगह पर आ जाते हैं जहां स्नेक किंग होता है। इन फायरफ्लाइज से स्नेक किंग परेशान हो जाता है। इसे देखकर हुबाई कहता है कि फायरफ्लाइज के राजा की बोतल कहाँ है। तभी गोल्टूर की नज़र बोतल पर पड़ती है। वह हुबाई को बताता है कि बोतल वहाँ है। इसके बाद हुबाई को कोंक्यू की कही बात याद आती है। उसने कहा था अगर कभी फायरफ्लाइज का राजा जल जाए या मर जाए तो बाकी की फायरफ्लाइज भी अपने राजा के पास आकर जल जाएंगी। इतना सोचकर हुबाई बोतल पकड़कर स्नेक किंग की तरफ भागता है लेकिन स्नेक किंग उसको टक्कर मार देता है और बोतल गिरकर टूट जाती है। अब फायरफ्लाइज का राजा बोतल से निकल जाता है और उड़ने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और फायरफ्लाइज के राजा को पकड़ लेते हैं। तभी फायरफ्लाइज का राजा जलने लगता है। सभी कहते हैं कि प्रोफेसर ये है आपको जला देगा। तब प्रोफेसर कहते हैं कि मैं ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। इतना कहकर वह स्नेक किंग की तरफ भागते हैं और उसके मुंह में चले जाते हैं। फायरफ्लाइज भी अपने राजा के पीछे पीछे स्नेक किंग के मुंह में चले जाते हैं और सब जल जाते हैं और स्नेक किंग मर जाता है। स्नेक किंग के मरते ही वह सारी जगह टूटने लगती है। ये सभी पानी में कूद जाते हैं और तैरकर बाहर आ जाते हैं और लिंगलोंग की बॉडी को लेकर घर वापस आने लगते हैं। घर आकर ये लिंगलोंग का अंतिम संस्कार करते हैं और इसके बाद मू चैन ओर्म और ड्रैगन बोन सेलेस्टियल डोर को मिला देते हैं जिससे श्राप से मुक्ति मिल जाती है। यहीं पर यह कहानी पूरी हो जाती है।